बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद और आज भी हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि गुज़श्ता रोज़ भी हम सैलाबी सूरत हाल से नंबरदाज़मा होने के लिए गुफ्तगू जारी रखे हुए थे। ऐसे में हुकूमती इदारों को और ख़ास करके NDMA को हम ये बताना चाह रहे थे, निशानदेही करना चाह रहे थे कि पिछले अदवार में भी हमने इसी तरीके से मसाइल देखे जो कि तो नज़र आए। ऐसे में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी रहती हैं, इमदाद भी आ जाती है और इस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं, जहां पर हम देखते हैं कि इमदाद के हवाले से जो है वो खास करके पेशरफ्त जारी है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इमदाद की अशद ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी आता है। ऐसे में जब सैलाबी सूरत हाल हो, कुदरती आफात हो, तो ऐसे में हमारे पास क्या कोई मैकेनिज्म है, क्या हमारे पास किसी किस्म का कोई प्रोसीजर है जिसके तहत हम आने वाले सालों के लिए कोई प्लानिंग कर सके? इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना मोहम्मद आज़म, जो कि लेबर सिंध प्रेसिडेंट हैं, लेबर विंग्स के, PTI सिंध का ताल्लुक है। सबसे पहले इनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम और उसके साथ साथ हमारे साथ अब्दुल सलाम दादा भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात भी हैं और उसके साथ साथ दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, मुतादिद नजर रखते हैं गहरी मईशत के हवाले से। आप दोनों मेहमानों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक जानिब देख रहे हैं इस्तीफों के मामलात हैं, PTI की जानिब से बायकॉट का सिलसिला जारी है, एक जानिब सैलाबी सूरत हाल है, किस तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मुख्तार साहब, बात यह है कि इस्तीफ़े इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि इस हुकूमत का हम किसी जितनी गलतियाँ किए जा रहे हैं हम इनका हिस्सा नहीं बनना चाहते। खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया, ना हमें कोई कमेटियाँ चाहिए, ना हम इस हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, ना बैठना चाहते हैं। उसकी वजह है जब एक इस आवाम का 25 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी करके एक नजायज़ हुकूमत बना के वहाँ पे मसलत की गई, तो खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक सर, अब ओपोजिशन की हम बात कर रहे हैं तो हमें तो ओपोजिशन अब नजर नहीं आ रही है। जैसे हम देखते हैं कि PTI की अगर हुकूमत की बात करें तो PTI के दौर हुकूमत में बहुत सारे मसाइल हमने देखे हैं। वहां पे भी हमने ये देखा था कि वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं, वसाइल थोड़े से कम हैं। ये तमाम तर सूरत हाल हमने उस वक्त भी स्टेटमेंट देखा, अब भी हम हुकूमती इदारों पर यही स्टेटमेंट देखते हुए नजर आते हैं। जी देखें, ये हमारी हुकूमत में खान साहब ने, आपने देखा जैसे सैलाबी मामला है, तो हमारी हुकूमत में खान साहब ने 8 डैमों पे काम शुरू करवाया था और ये हुकूमत आई, उन्होंने वो काम बंद करवा दिया। अगर ये वो 8 डैमों पे काम होता, डैम कंप्लीट होते, तो मैं समझता हूँ ये सैलाब की जो सूरत हाल है, जो आवाम गरीब आवाम परेशान है, वो परेशान नहीं होती। मगर इस हुकूमत का मकसद ही आवाम को तकलीफ पहुँचाना है, इसको परेशान करना है। और क्योंकि सैलाब आया, अब इमदाद भी आएगी, जब इमदाद आएगी तो इनकी जेबों में, इनके घरों में जाएगी। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब देख रहे हैं अब्दुल सलाम साहब कि वजीरे जो हमारे खजाना है मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने सैलाब की बात की, जो सूरत हाल उस पर आलमी फंडिंग के हसूल की काबिल अमल मनसूबा पेश ना करने का भी एतराफ़ किया। 2022 के सैलाब की बात करें तो इमदाद जो बैनुल अक़वामी सतह पर आई वो 11 खरब डॉलर के हवाले से थी और वादे भी किए गए, लेकिन हकीकी तौर पर अमल दरामद होते हुआ नजर नहीं आया और ऐसे में उन्होंने इस चीज को एतराफ़ किया। सर, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। मुख्तार भाई, बात दरअसल ये है कि जब तक आप सयाक व सबाक चीज़ों का नहीं देखेंगे, इशू हम समझ नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में पिछले 78 सालों में किसी भी हुकूमत ने आबादी की बढ़ती हुई शरह को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, कोई मंसूबा बंदी नहीं हुई इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। नंबर 3, पाकिस्तान बिल्कुल दुनिया के बरखिलाफ माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में कतन संजीदा नहीं रहा है। मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये दोनों बातें जो मैंने आपसे कही हैं, बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती तब्दीली। देखिए, दुनिया, ओजोन लेयर, राइजिंग सी लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स,
पॉइजनस गैसेस, इन सब पर पिछले 20-25 साल से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ना कोई संजीदा है, ना इस पे काम हुआ है। अब हुआ ये है कि जनाब, जब आबादी का एक्सप्लोजन हुआ तो नेचुरली लोग कहाँ जाएंगे? कच्ची आबादियाँ बनी। कच्ची आबादियों ने और इंक्रोचमेंट्स ने पानी के गुजरगाहों पर कब्जा किया। पानी तो अपना रास्ता हर हाल में बनाएगा, खुद बनाते हैं। अब नतीजा ये है कि जहां पर भी बारिश, जो कि दुनिया चीख रही है कि अब हर जगह अर्बन फ्लडिंग होगी, और अर्बन फ्लडिंग हो रही है। अभी आप देखिए नारोवाल और सियालकोट में क्या हुआ है, और आपने मान लिया कि ये भारत की तरफ से आबी जहारियत है, उन्होंने पानी का बहाव हमारी तरफ खोल दिया है, लेकिन हमने भी तो कोई मंसूबा बंदी नहीं की ना। क्या हमने डैम पे काम किया? क्या हमने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम किया? क्या हमने बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए काम किया? नहीं किया। इन तमाम सवालात का जवाब नफ़ी में है। हम सिर्फ एक काम करते रहे, और वो ये है फिंगर पॉइंटिंग एंड शिफ्टिंग द ब्लेम फ्रॉम वन टू अनदर। इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। अब ये तमाम सीरियस इश्यूज हैं जिनके कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट्स हैं। आज आप ये देखिए कि फसलें तबाह, लोग तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, और एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी में अगर इतना बड़ा सेटबैक हो जाए तो अब आप सोच लीजिए। अभी कराची में 19 अगस्त को जो बारिश हुई है 250 मिलीमीटर, जी, उसने अरबों खरबों रुपए का नुकसान दिया है। हजारों गाड़ियां इनंडेटेड, हजारों मकानात इनंडेटेड। आप मुझे ये बताइए, क्यों संजीदा नहीं लेते हम? मैं कई प्रोग्राम्स पे ये कह के थक गया हूँ कि भाई खुदा के वास्ते इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में बातों के अलावा भी कुछ किया जाए। आप कानून बनाएं कि जनाब, घर बनाते वक्त साइज के हिसाब से आपने इतने दरख्त मैंडेटरी कंपल्सरीली लगाने हैं, ताकि आप कम से कम इस माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम से कम कर सकें। ठीक, चलिए दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद आजम साहब। ज़ाहिर है हम ये सारी सूरत हाल तो देख रहे हैं। ऐसे में शहरी कराची की बात करें, जिससे 250 मिलीमीटर बारिश की बात हो रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो गया। ऐसे में मेयर कराची का भी बड़ा बयान सामने आता है कि 50 मिलीमीटर बारिश अगर होती है, ऐसे में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फिर समझ लें कि एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही बताया गया था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, अगर हम उसको देख लें तो वो भी एक बहुत आला दर्जे का नहीं है, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि सड़कें बन रही होती हैं। ऐसे में कराची को हुकूमती सतह पर अगर हम देखें तो क्या उसका हक दिया गया है? मुख्तार भाई, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल नहीं। कराची शहर को भी इन्होंने मौजूदा ढारो बना दिया है। जिस तरह मैं पूरे सिंध में जाता हूँ, पूरे सिंध का जो हाल है ना, उन्होंने उसी तर्ज पे कराची को भी बना दिया है। और जब पता था पिछले साल जब बारिश हुई थी कितना नुकसान हुआ था लोगों का, और इन्होंने नालों की मद पे अरबों रुपया जो है ना फंड जो इनको मिला था वो ये खा गए। अगर वो सही महीनों पे पैसा सही जगह पे लग जाता, और नालों पे जो कच्ची आबादियाँ, जैसे मेरे भाई ने कहा कच्ची आबादियाँ बन गई हैं, लोगों ने घर बना दिया, अगर उनको इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी जाती, नालों को उनकी अपनी जगह दे दी जाती, तो मेरा ख्याल बारिश होती। जितने भी बड़े बड़े शहर मुल्क हैं, आप पाकिस्तान का कराची सबसे बड़ा शहर है, और मेरा ख्याल दुनिया का तीसरा बड़ा शहरों में शामिल होता है। तो यहाँ तक बिल्कुल हुकूमत ने तवज्जो दी नहीं, हुकूमत ने इसको पैसा कमाने वाली जो है ना एक मशीन समझा हुआ कराची को। यहाँ से पैसा कमाते हैं, लूटते हैं, घसूटते हैं, चाहे बारिश की मद में हो, चाहे नंबर प्लेट की मद में हो, किसी भी मद में उनको बहाना चाहिए। उन्होंने पैसा कमाना है, पैसा लूटना है। इस आवाम का तो इन्होंने सोचना है नहीं।
ठीक। अच्छा, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है जिनका ये बड़ा बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं वो कि 22 लाख घर बना के दे रहे हैं। वो सैलाब ज़दा जो मुतासरीन थे उनके लिए उन्होंने 22 लाख घरों का इजरा किया है, और गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है उसमें भी वो कह रहे थे कि हम इसको शामिल करने के लिए जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो हालिया बारिशें हम देख रहे हैं और पूरे सिंध में अब जो रैले आने की सूरत में दहाने पे मौजूद हैं, ऐसे में वो कंस्ट्रक्शन जो कि वहां की गई है, वहां जो 22 लाख घरों का इजरा किया गया, क्या वो बाकायदा तौर पर महफूज रहेंगी? क्या उसमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया है? क्योंकि शहर कराची में तो हम देख रहे हैं कि बारिशें 250 मिलीमीटर हुई, तो हाल ही कुछ और था। मुख्तार भाई, ये 22 लाख तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। ये 22,000 घर नहीं बनाए इन्होंने। 22 लाख तो बहुत दूर की बात है, 22,000 घर नहीं बनाए। मैं खुद जब सैलाब आया था 2022 में, हम लोग, क्योंकि इमरान खान साहब की हदायत थी, हम पूरे सिंध में सखर तक पहुँचे, हम नवाबशाह पहुँचे, हम निशोर फरोज पहुँचे, हर जगह पानी ही पानी था। और हुकूमती लोग भी वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ लोग मुतासरीन थे। और लोग जहाँ रोडों पे सो रहे थे, मच्छर इतने तादाद में थे, लोग ना पीने का पानी था, ना खाने के लिए कोई खुराक थी। ये इंतजामिया सिर्फ रोडों पे जाती थी, फोटो सेक्शन करते थे, वीडियो बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे, अपलोड करते थे। और यहाँ तक जो इमदादी सामान आता था बाहर ममालिक से, लोग ये बड़े बड़े वडेरों की उताकों से बरामद हुए हैं, बड़े बड़े वडेरों की उताकों से ये सामान बरामद किया गया। यहाँ तक नहीं मामला रुका, फिर वो ही सामान जो है बाहर मार्केटों में भी फरोख्त हुआ है, मार्केटों से पकड़ा गया सब सामान वहां पे। जुल्म है सिंध अवाम के साथ। ठीक है। अच्छा सलाम साहब, जाहिर है सैलाबी सूरत हाल में हम देखते हैं कि मौशी नुकसान भी होता है, ऐसे में दरामदात में क्या इजाफा हो सकता है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे सिंध का, अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई बड़ा रैला आ जाता है और कोई हमारा ज्यादा नुकसान होता है, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं दरामदात को, बरामदात को? हमें नहीं लगता कि जो इंटरकनेक्शन हमारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे, वहां हमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा? मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहले दो चीज़ें क्लैरिफाई कर दूँ। आपने मेयर कराची ऑनरेबल मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से एक बात कही, ये हकीकत है कि जो हमारी सीवरेज का निज़ाम है वो 50-55 मिलीमीटर से ज़ायद की कैपेसिटी नहीं रखता। लिहाजा अगर कराची में 250 मिलीमीटर 2 घंटे में बरस जाती है तो देयर इज़ नो वे आर सीवरेज सिस्टम कैन हैंडल इट। दुनिया भर में जहाँ पर इस किस्म की बारिशें होती हैं वहाँ पर सीवरेज के निज़ाम को, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को अलग किया जाता है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ की तस्हीह करता चलूँ। राना साहब ने अभी फरमाया सिंध हुकूमत घर नहीं बना रही। मैं ना सियासतदान हूँ, ना मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई वास्ता या वाबस्तगी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको कह दूं कि एक बहुत बड़ी NGO हैंड्स, उनकी शराकत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर घर अंदरूने सिंध बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्द हैंडओवर भी होंगे। उसकी तफसील जो है अवामुन्नास हैंड्स की वेबसाइट या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकती है। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज, ऑथेंटिक और रिलायबल बात की जाए तो वो बेहतर है। अच्छा, अब एक बात का मैं जवाब दे दूं। देखिए, राना साहब ने एक और बात की। जी। अच्छा, हम ब्रेक पे भी जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू इसी चीज को रखेंगे। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि पॉलिसीज जिस तरीके से बनाई जाती हैं या पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, अंदरूनी सिंध में लोग रहते हो या कराची में रहते हो, आखिरकार तमाम लोग इंसान हैं और तमाम लोगों का ये जायज मुतालबा भी होना चाहिए और ये हक भी है कि हुकूमत पाकिस्तान से वो सवाल करें कि अगर उनका कोई नुकसान होता है तो उसका अजाला हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में बात हो रही थी, खास करके हम कारकर्दगी पे भी बात कर रहे हैं और साथ में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है, ऐसे में क्या हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें अमल करना होगा, हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज क्या होंगी, हमारी जो मईशत है उसके ऊपर कितना असर हो सकता है कि अगर ये तमाम तर सूरत हाल अगर अबतर हो जाती है। ऐसे में इस वक्त सलाम साहब, जाहिर है आप हमारे साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और हम ब्रेक पे भी गए थे। सर, सेकेंड बात आप कुछ कंप्लीट करना चाह रहे थे? जी देखिए, बात दरअसल ये है कि वो जो राना साहब ने कहा, मैं इनकी बात की कतन नफ़ी नहीं कर रहा, ना मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक उसमें एडिशन करना चाहता हूँ।
बात दरअसल ये है, कैलेमिटी या कैटास्ट्रफी जहाँ भी स्ट्राइक करती है, आप वहाँ पर आइडियल सिचुएशंस एक्सपेक्ट न कर सकते हैं, न करना चाहिए। ठीक। बात दरअसल ये है, 2022-27 अगस्त की होने वाली बारिशों ने जो डैमेजेस किए थे वो तो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने खुद आके देखा और उसको, उस पैमाने की तबाही को सबसे पहले तो ये कि डैमेज कंट्रोल करें, फिर स्टेबिलिटी लाएं, फिर रिकवरी मोड में जाएंगे ना आप। तो ये एक्सपेक्ट करना इज आस्किंग टू मच कि एवरीथिंग शुड हैव बीन एज इन अ फेरी टेल। मतलब ये कोई परियों की कहानी नहीं हो सकती थी। लाखों लोग डिस्प्लेस थे, लाखों लोगों के मस्कन गिर गए थे, माल मवेशी तबाह हो चुका था। हालांकि मैंने आपसे पहले ही ये बात बहुत वजाहत से कह दी कि ना मैं सियासतदान हूँ, न किसी भी सियासी पार्टी से मेरी वाबस्तगी है, ठीक है ना। वो तो सही है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वहां दूसरा सवाल ये पैदा होता है जब वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस बात का खुद एतराफ़ किया है और वो कहते हैं कि 2022 के सैलाब के बाद बैनुल अक़वामी डोनर्स की जानिब से किए गए 11 अरब डॉलर्स के वादों को हकीकत का रूप देने के लिए काबिल अमल मंसूबे पेश नहीं कर सके। तो देखिए मुख्तार साहब, बात दरअसल ये है, विद द बेगिंग बाउल दुनिया आपको कितना देगी और कब कब देगी। आप तो हर चीज के लिए दुनिया के सामने एक बेगिंग बाउल कशकोल लेके खड़े हुए हैं। बात दरअसल ये है, 25 साल से कमोबेश सारी दुनिया क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रैक्टिकल इक़दामात कर रही है, उठा रही है। आपने क्या किया? आपने कितने डैम बना लिए? आपने आबादी की रोकथाम के लिए क्या कर लिया? आपने कच्ची आबादी को ख़त्म करने के लिए क्या कर लिया? आपने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर लिया? आपने प्रैक्टिकल काम नहीं किए। ना आपने डैम्स बनाए, ना आपने आबादी को रोका, ना आपने कच्ची आबादी खत्म की, ना आपने ऑल्टरनेट वाटर रूट्स जो हैं वो डेवलप किए, ना स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स किए। तो भाई फिर सर सारे मसाइल जो है ना वो सारे उजागर कर रही हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि हुकूमत को तो इससे सीखना चाहिए कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं इस पर अमल करें। इस वक्त अभी ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर नसीम गनी सैतो साहब। सर सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। और ये सिलसिला आप देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि ये टूल होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस साल सिर्फ सैलाब आ रहा है, हम पिछले साल भी हमने देखा, उससे पिछले साल भी देखा। हम लोग क्या कोई पॉलिसीज नहीं है या हम लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए? हर साल सैलाब आता है। देखिए पॉलिसी जो भी होती है वो डेफिनेटली प्लानिंग, पॉलिसी इज़ अ प्लान हमेशा बनती हैं, लेकिन इतनी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं होते। और अगर हम बना रहे हैं मसलन 1 करोड़ आबादी के लिए प्लान, तो जैसे अब्दुल सलाम साहब ने कहा आबादी बढ़ जाती है 2 करोड़ 1.5 करोड़, तो आपका प्लान तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैं अगर कराची के रेफरेंस में बात करूँ तो कराची सबसे ज़्यादा प्रेशर ले रहा है आबादी का। पॉपुलेशन बेपनाह यहाँ पे 2 तरीके से आ रही है। एक तो ज़ाहिर है जो नेचुरल ग्रोथ होती है, और दूसरा अप कंट्री से अभी भी बेपनाह पॉपुलेशन ऐड हो रही है कराची के साथ। तो आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कच्ची आबादियों में, और कच्ची आबादी जो है वो आपके पूरे सिस्टम को ख़राब कर देती है, आपकी पूरी ड्रेनेज को, पूरे सिस्टम को चोक कर देती है। चूँकि उनकी कोई प्लान नहीं होता, उनके कोई सिस्टम नहीं होते, उनके कोई ग्रेविटी स्पेसिफिक प्लान। देखिए ये नेचुरल ड्रेन के साथ लिंक करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची भी, एक निजी चैनल पे मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बड़े वाज़ेह तौर पे बोला और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि अगर कराची की आबादी की बात की जाए तो अगर आज से 10 साल पहले देखो और अब देखें तो करोड़ों का इजाफा हो चुका है। ये उन्होंने खुद एडमिट किया। लेकिन दूसरी जानिब जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इसके लिए कोई इक़दाम किए गए, तो वो कहते हैं कि जी फेडरल की जानिब से हमें जो आदाद शुमार बताए जाते हैं हम उसी कैपेसिटी में रहते हुए काम करते हैं। तो सर ये तो आवा का आवा मुझे लग रहा है एक दूसरे पे ब्लेमिंग कर रहे हैं। मैं अगर आप जी सर, लेकिन जी आप जो कह रहे हैं 2 तरीके से आबादी को देखा जाता है, और सेंसस 2 तरीके से होते हैं जी। अभी जो सेंसस हुए वो हुए डी फैक्टो और डी जोरे। ठीक है, डी जोरे और डी फैक्टो का यह है कि अब इस कमरे में अगर हम 4 आदमी बैठे हुए हैं या 5 आदमी बैठे हुए हैं तो 5 को गिनना चाहिए। Exactly. लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि जिन दिनों ये सेंसस हो रहे थे वहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस पीपल ज़्यादा हैं और अभी भी ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों का आईडी कार्ड कराची का नहीं था उनको यहाँ पे गिना ही नहीं गया। फिजिकली वो यहाँ पे मौजूद है, सही, फिजिकली वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है, हर चीज़ का बर्डन कराची पे डाल रहा है,
लेकिन उसको गिना नहीं जा रहा, इसलिए कि अगर उसको हम यहाँ पे गिनते हैं तो जहाँ से वो आया है वहाँ की अब आबादी कम हो जाएगी, और आपकी चूंकि रिसोर्सेज आबादी स्पेसिफिक है तो फिर आपको आबादी पे भी बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है। एक तरफ आप कहते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करो और फिर कहते हैं रिसोर्सेज हम देंगे जहाँ पे ज़्यादा आबादी होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इस तरह की कंट्राडिक्शंस की वजह से मसाइल हैं हमारे साथ। ठीक है, तो सर लेकिन ये हमें ऐसा लगता है कि ये नेम और ब्लेमिंग वाला गेम का जो सिलसिला है वो हमेशा से हमने देखा है कि वही एक सिलसिला रहा है। सर ज़ाहिर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, सियासत में भी आप हैं, और ऐसे में अब पीटीआई से ज़ाहिर आपका ताल्लुक है, पिछले अदवार में आपकी हुकूमत भी रही है, और लेकिन उस हुकूमती दौर में हमने एक चीज़ देखी, वो ये देखी कि कराची के लिए हमें कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। सर कोई प्रोजेक्ट था जो कराची के लिए किया गया हो? बिल्कुल जी, कराची के लिए खान साहब ने स्पेशल फंड दिए थे, उन्होंने रोड्स वगैरह बनाए हैं, मगर वही 8वीं तरमीम जो है वो हमारे भी आगे आई हुई थी कि मरकज़ जो है उसमें डायरेक्टली कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं दो चीज़ें यहाँ बात करना चाहूँगा। सिंध के साथ बदकिस्मती ये है कि जो हमारे बड़े बड़े वडेरे हैं ना, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे मेरे दोस्त भी, कि उन्होंने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए उन्होंने आबादियों के बंद तोड़ दिए और पानी वादियों के अंदर चला गया, जहाँ पे तबाहियाँ, तो उस पानी ने तबाहियाँ मचा दी, मवेशी मर गए, हैं, इंसान मर गए हैं, फसलें तबाह होगी, बहुत बुरा हालत हो गया सिर्फ अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। ये तारीख को है इस चीज़ की ना। दूसरा, खान साहब का जो था, जो खान साहब ने अलीम खान साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था, और दरियाए रावी के किनारे पे जो सोसाइटी बनाई थी उसकी एनओसी नहीं दी थी, आज वो दरियाए रावी ने अपनी ज़मीन वापस ले ली है और पानी ही पानी हो गया, सोसाइटियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ खान साहब ने हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने अपने बंदे की कुर्बानी दे दी मगर गलत काम नहीं किया। मैं समझता हूँ सिंध में भी ज़रूरत है, इनकलाब की ज़रूरत है, क्योंकि सिंध में 18 साल से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है और सैलाब तकरीबन हर साल बारिशें होती हैं, सैलाब आता है। उनको ऐसा काम करना चाहिए जितनी भी इनकी नाहल और करप्ट माफिया है उनसे जान छुड़ानी चाहिए। तो काफ़ी कौम के लिए, सिंध के लिए भी काम कर लें। सिंध के जितना पैसा इन लोगों के पास है, अगर सिंध में काम कर लें तो आने वाले इलेक्शन में मैं समझता हूँ इनके लिए जगह बनेगी। मगर अब जो मैं सिंध की जो सूरत हाल देख रहा हूँ पूरे सिंध के अंदर, अभी इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में ये कहीं नज़र नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि एक जानिब इमदाद आ जाती है, इमदाद आने के बाद उसकी तरसील या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा मरहला होता है, और हर साल हम देखते हैं कि हमें इमदाद की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन दूसरी जानिब पहलू ये नज़र आता है कि हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इस वक्त हमें ये नज़र आती है कि महंगाई की शरह हमें कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है, और जो हमने कहा था कि 1 डिजिट्स के ऊपर रहेगी तो वो हमें मेंटेन होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे में क़ुव्वत ख़रीद जो है ना, अब भी हम देख रहे हैं आवाम की कम है। सर क्या कमेंट करेंगे? भाई राना साहब, विद ड्यू अपॉलजीज, मुझे आपकी बात से ही तसलसल जोड़ना पड़ रहा है। हमारे यहाँ ग्रेस का शदीद फुकदान है। मैं दोबारा वजाहत कर दूं कि मेरा कतन किसी सियासी पार्टी से कोई वास्ता या वाबस्तगी नहीं है, लेकिन मैं एज ए ऑर्डिनरी शहरी आपको जवाब दे रहा हूँ। 78 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो जीतता है वो कहता है फेयर एंड फ्री, जो हारता है वो कहता है फाउल प्ले। ये देख रहे हैं हम, ठीक है ना। कोई ग्रेस नाम की चीज़ नहीं है, ऑब्जेक्टिव बात करने को कोई तैयार नहीं है, ठीक है ना जनाब। इस वक्त डॉलर, अगर मैं आपको थोड़ा 2-2.5 साल पीछे ले जाऊं तो लोग ये कह रहे थे कि डॉलर 500 रुपये क्रॉस कर जाएगा, बैंकरप्सी डिक्लेयर हो जाएगी, ये हो जाएगी, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। केयर टेकर सेटअप आया, डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया, ठीक। और जब डॉलर की मैकेनिज्म को कंट्रोल किया तो आज जनाब आप देख रहे हैं 282 पर खड़ा है। सही। स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है सर, इसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, टेक्नोक्रेट्स के हवाले से भी बातचीत करेंगे। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, और ऐसे में नंबर दाजमा होने के लिए हमें किस तरीके से पॉलिसीज और प्रोसीजर को बनाना होगा। ऐसे में वजीर इत्तला शर्जील निज़ाम मेमन का भी एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कंडोलेंस भी किया एक तरीके से
देखा जाए और एक हमदर्दी का इजहार भी किया, और ऐसा होना चाहिए हर पाकिस्तानी के दिल में, भले किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, सूबा पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, और ऐसे में एक दूसरे की खिदमत करना हम सबका नज़्ब बुलंद होना चाहिए। ऐसे में वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम ईवन का जो बयान आया जिसमें उन्होंने पंजाब में जो है वो मदद के लिए कहा भी कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ऐसे में दूसरा बयान उनका आया कि अगर ये जो सैलाबी रेला है वो गुजरते हुए सिंध में दाखिल होता है तो निचले दर्जे के सैलाब की उम्मीद है, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इसके लिए भी हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ऐसे में हमने ये भी देखा कि जो सिंध की इमरजेंसी सेंटर्स हैं वहाँ पे मशकें भी करवाई गई हैं, और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान हमें एक होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ऐसी सूरत हाल नहीं, अल्लाह ना करे कि ये जो हम सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं, हमने खुशी के वक्तों में भी देखा है कि लोग इकट्ठा होते हुए इस तमाम चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त सलाम साहब जारी आपके ऊपर हम थे और जो गुफ्तगू का सिलसिला था वो जारी था, उसे कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था आपसे जनाब कि 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले जब केयर टेकर हुकूमत ने टेक ओवर किया था, काकड़ साहब की केयर टेकर हुकूमत थी, उस वक्त भी लोग डूम्सडे सिनेरियो पेश करते थे कि बैंकरप्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, पाकिस्तान फला हो जाएगा, फला। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, आज आप का डॉलर 282 पर है, ठीक है जनाब, आपकी इन्फ्लेशन रेट 4.1% है, आपका इंटरेस्ट रेट 11% है, जो कि वादा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि ये सिंगल डिजिट्स में आएगा, और इस वक्त KSE 100 इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। अब आपने कुव्वत ख़रीद, परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल की उसकी बात की, GDP की बात की। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत रिजिलियंट मुल्क है। आप मुझे बताइए, वॉर ऑन टेरर में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जिसने 1 लाख शहादतें दी हों, 100-150 अरब डॉलर से ऊपर का नुकसान किया? ये लगता है आपको ये मुल्क ये सब दुख और तकालीफ झेल चुका है? भाई, ये सैलाब भी निकल जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम हो, आबादी की बढ़ती हुई शरह की रोकथाम पर काम हो, छोटे बड़े डैम्स बने, कंट्रोवर्सीज को ख़त्म किया जाए। देखिए, बारिश पे सियासत, जलजले पर सियासत, अरे भाई खुदा के वास्ते इस मुल्क के बाशिंदे बन जाओ, छोड़ो यार एथनिसिटी और लिंग्विस्टिक्स को छोड़ो, सियासत को छोड़ो, मुल्क की बात करो। सही। अच्छा ज़ाहिर डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे, नसीम गनी सैतो साहब, कि टेक्नोक्रेट्स का हम बड़ा जो है ना वो सिलसिला हम पहले भी अदवार में जब हुकूमती निज़ाम जब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, दूसरे अदवारों में जब हुकूमतें आई तो टेक्नोक्रेट्स पे बड़ा जोर दिया जा रहा था कि जी टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए। सर, आपको लगता है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है इसमें हमें टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है? देखिए, हर हुकूमत में टेक्नोक्रेट तो होते ही हैं। अब ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर भी टेक्नोक्रेट होना चाहिए, बात यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। तो भाई, जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो कितने उसमें टेक्नोक्रेट्स थे? मैं चूँकि रहा हूँ, हिस्सा रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि कितने टेक्नोक्रेट थे, एक आध होंगे। पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरह से टेक्नोक्रेट्स का मजमूआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऊपर जो मिनिस्टर होता है वो जर्नलिस्ट होता है, वो पब्लिक से वोट लेके आते हैं, तो वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप इस स्किल के हैं तो आप आ सकते हैं और इस स्किल के नहीं है तो आप नहीं आ सकते। वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं और वो जर्नलिस्ट ऐसी वेस्टमिनिस्टर मॉडल में इसी तरह से होता है, ठीक है, और वो इसी तरह से चलता रहेगा। और पीछे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो टोटली टेक्नोक्रेट्स पे मबनी होती है। उसमें टेक्नोक्रेट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपका काम कर रहे होते हैं। तो ये जो आपके सिस्टम जो चल रहे हैं उसके पीछे टेक्नोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये थोड़ी है कि टेक्नोक्रेट आके मिनिस्टर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मशीन जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। ग्रेट, ठीक है। ड्राइवर पॉलिसी, पब्लिक ओपिनियन के साथ चलने वाले, स्टेक होल्डर के साथ बात करने वाले पॉलिटिशियन हैं और वो उसको चलाते हैं, और वो चूंकि वोट लेके आते हैं तो कोई भी आ सकता है जिसको वोट मिलता हो। ठीक, ज़बरदस्त। सर, वोटिंग का सिलसिला सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी वोट लेकर आता है और फिर वो उसी की हुक्मरानी होती है। सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ मुख्तार भाई, जिसको वोट मिलता है वो आता ही नहीं है, फॉर्म 47 लग जाता है और उस पर डाका पड़ जाता है। 25 करोड़ आवाम को का वोट चोरी हो गया और ये नाहल हुकूमत बना के बैठा दिए।
इनको पहले ही नाहल आदमी है और नाहल हुकूमत वज़ीर आज़म बना दिया, और 17 सीटों वाली वज़ीर आला बन गया, 24 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना दिया, तो फिर इस कौम का तो भाई यही हाल होगा जो हो रहा है। नाहल सजेशन क्या देंगे, कुछ कोई सोल्यूशन है आपके पास? आप चले सोल्यूशन, ठीक है, क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन बताएं। जी मैं हुकूमत को नहीं कहूँगा, हुकूमत से को जो लोग लाते हैं, हाँ, उनसे मेरी गुजारिश है कि अवाम का जो वोट का एहतराम करें। जिसको कौम ने मैंडेट दिया है आप उनको असम्बलियों में लेकर आए, वो असम्बलियों में आने के बाद उस कौम का जो जिन्होंने मैंडेट दिया है उनका हक अदा नहीं करते, उनके काम नहीं करते, उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते, तो ये कौम हमारी माशाल्लाह बड़ी समझदार है। अगले 5 साल के बाद फिर मेरा ख्याल वो कौम उनको वोट भी नहीं करेगी। मैं ये कहता हूँ ये कौम, पाकिस्तानी कौम बड़ी सच्ची और पक्की है। जब भी पाकिस्तान के कभी कोई परेशानी, कोई तकलीफ आई है, चाहे वो जंग की सूरत में, चाहे वो सैलाब की सूरत में, वो सब अपनी ज़ाती मामलात, ज़ाती रंजिशें, दुश्मनियाँ भुला के इस कौम की खातिर एक हो जाते हैं। ठीक है जी सर। सलाम भाई, ज़ाहिर है ये सिलसिला हम एक जानिब तो ये देख रहे हैं, दूसरी जानिब एक और आवाम का एक तासुर है जो नज़र आ रहा होता है, खास करके जेंजीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जेंजीज़ का जो अभी हम सिलसिला देख रहे हैं बहुत ही कदर मुख्तलिफ है, क्योंकि वो एक अलग जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि यूथ के लिए काम किया जा रहा है, और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि ऐवानों में अब यूथ को आना चाहिए। तो सर इस चीज़ को किस तरीके से देखेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है भाई कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जहाँ पर नौजवान नस्ल का जो रेशो है वो तकरीबन 60% है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जापान, यूरोप और दूसरे मगरबी ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन का शिकार हो रही है। पाकिस्तान के पास नौजवान नस्ल है, सिर्फ डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन देने की बात है। और इंशाल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि हर हुकूमत ने अपने हिस्से का काम किया है, और आइंदा भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स की चाहे वफाकी वजारत हो या सूबाई वजारतें हों, वो अपने अपने हिस्से का काम करेंगी। अच्छा जी, सैलाब की सूरत हाल हम सबके सामने मौजूद है। ऐसे में मौसमियाती तब्दीली का जिक्र भी अगर ना किया जाए तो मेरे ख्याल से ये तो सैलाब के जो मामला चल रहे हैं वो मौसमियाती तब्दीली से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मौसमियाती तब्दीली एक जानिब देख रहे हैं, लड़खड़ाती हुई कमज़ोर मईशत हम एक तरफ देख रहे हैं। सर किस तरीके से देखते हैं ये तमाम तर जो सूरत हाल है या इस तरह के जो हम देखते हैं डिजास्टर्स आते हैं, इससे मईशत पर कितना ज़्यादा गहरा असर है? मईशत तो डायरेक्ट आपकी डिपेंडेंट है ना उसके ऊपर। आपकी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, अगर आपके सारे फसल ख़राब हो जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, आप को फूड सिक्योरिटी में इश्यूज आएंगे। ठीक है ना, जैसे अभी पंजाब में जिस तरह सैलाब आया है, तो जहाँ जहाँ सैलाब आएगा और फसल वहाँ पे तबाह होंगे तो यकीनन वो आपकी प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी होगी। और आपकी ज़्यादातर इकानमी बेस ही इकानमी कर रही है एग्रीकल्चर पे, पूरी आपकी एग्रो इंडस्ट्री जो है उसी पे कर रही है, तो ज़ाहिर है फिर उसमें आपकी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे, तो इकोनॉमी को ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, और आपकी यकीनन आगे ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। ये जितने डिज़ास्टर आते हैं ये अपने साथ इकोनॉमिक चैलेंज लेके आते हैं। ठीक, तो सर नंबर आज़मा होने के लिए हमें इन चैलेंजेस को कैसे फेस करना हो? देखिए, प्लानिंग तो आप करते हैं, जैसे पहले गंदम को एक्वायर किया जाता था, इस साल वो भी नहीं किया गया, क्योंकि IMF ने कहा था कि आप ना लें और प्रोटेक्शन जो रेट थे वो ना दें, तो उससे ये होता है कि फिर जो किसान चूँकि डिपेंड कर रहे थे इसी पॉलिसी पे, और ये आपको मैं बताऊं ये पॉलिसी बहुत कदीम चली आ रही है कि आप गंदम का बारदाना और ये रहते, उसमें करप्शन के इशूज़ है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना ज़खीरा होता था कि किसी वक्त भी आपको गंदम दे दें। चले वो IMF के कहने पे हमने कहा कि ठीक है हम इसको ओपन कर देते हैं, तो फिर ओपन इकोनॉमी के अपने जो चैलेंजेस है वो मीट करने के लिए हमें बैकअप पे इतनी रिच इकोनॉमी चाहिए ना, और हम इतने अनफॉर्चुनेटली रिच हैं नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब भी आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, उन्हें पता है कि कमज़ोर इकोनॉमी है, ये उसके सपोर्ट पे खड़ी है, IMF के कंधों पे खड़ी है, तो कोई आपके पास इन्वेस्टर नहीं आएगा बाहर का। ठीक है, तो आप IMF के प्रोग्राम में भी हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए, नहीं आएगी ना इन्वेस्टमेंट। आपका जो अपना इन्वेस्टर है यहाँ का लोकल,
वो भी बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। अब देख लें दुबई की जो डेटा है, वहाँ पे कितने पाकिस्तानी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एग्जैक्टली और अब इन्वेस्टमेंट का जो सिलसिला हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सर आईएमएफ की आपने बात की, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा एक किरदार अदा करता है। पहले शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब भी हम देख रहे हैं, लेकिन अब ज़बोहादी का शिकार हो चुका है। ऐसे में क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएंगी? क्योंकि हम ये देखते हैं कि लोग जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस मुल्क की कंडीशन देखते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की जा रही है तो उनके तालीमी मेयार देखा जा रहा होता है। इसमें हमें कितनी गुंजाइश है, अगर हमें फॉरेन जो कंट्रीज है वहां से अगर हमारे मुल्क में पैसा आए या बिजनेस आए, इसके लिए हमें कितना स्टेबल होना पड़ेगा? देखिए स्टेबल तो आपको इकोनॉमी स्टेबल होने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ है कुछ नहीं भी है। सिंध की हद तक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं कि है, लेकिन बाकी सूबों में थोड़े प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं। बलूचिस्तान और केपीके में आपके पास चैलेंजेस यकीनन हैं। सर कौन से चैलेंजेस होंगे? जाहिर है आप देखते हैं टेररिज्म की चैलेंजेस। तो टेररिज्म जो होती है, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अमन चाहिए, बेशक पुरसुकून माहौल चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपको बताऊं मैं, इतना बुरा नहीं है जितनी यहाँ पे हमारे यहाँ ह्यू एंड क्राई ज़्यादा है। आप माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं चीज़ों को, ठीक है, आपके सारे बड़े रोड ठीक है, एक आध जगह पे कोई पैचेस होंगे। कच्ची आबादियों के रोड अगर आप मुझे दिखाएंगे कि जी ये खराब है और इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं बना रहा, तो वो फिर एक अलग कहानी हो जाती है। आप मुझे कॉर्पोरेट सोसाइटी के रोड बताएंगे कि जी ये रोड खराब हो गए, कोई नहीं बना रहा, तो ये कॉर्पोरेट सोसाइटी का काम है बनाना, गवर्नमेंट का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि ये भी गवर्नमेंट बनाए, हर चीज गवर्नमेंट करे और हम कुछ ना करें, और हम बेशक उसके ऊपर इंसेंटिव ले रहे हो। अब बात समझ रहे हैं, इतने बुरे हालात नहीं है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के, बहुत जगहों पे इससे ज्यादा कई गुना बहुत बुरे हालात हैं। राना मोहम्मद आजम साहब क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सही है, हर रोड बिल्कुल सही नहीं है जी, बिल्कुल खराब भी नहीं है। देखिए जी बात यह है कि 3-3.5 साल से ना कराची यूनिवर्सिटी रोड ना इतना तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा रोड था, बड़ा अच्छा नया रोड बना था, अरबों खरबों लगा के ये रोड बनाया गया। चलो इस पर भी पीपल्स पार्टी का हम शुक्रिया अदा करेंगे, बड़ा जबरदस्त रोड बनाया था और ये बिलावल भुट्टो जरदारी का एक विजन में शामिल था। तो ये चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको उखाड़ दिया, तोड़ दिया। 4 साल से लोग सफर कर रहे हैं। अच्छा दूसरी बात है कि बड़ी बात की है भाई ने, मेरे अब्दुल सलाम भाई ने, कि बात यह है कि यहाँ से यूथ जो हमारे नौजवान हैं लाखों की तादाद में मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और मज़ीद जाने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तानी इंडस्ट्री का यह हालत है, फैसलाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, यहाँ इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और जिसकी वजह से क्रिमिनल एलिमेंटी जो है ना बढ़ती जा रही है। जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर जरूर कोई घर को चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी गवर्नमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए अक्ल के नखून लें और ये इंडस्ट्री जो हमारी बंद हो चुकी है, कोई बांग्लादेश चले गए हैं, कोई दुबई चले, अब हर दूसरा आदमी जिसके पास 4 पैसे हैं वो कह रहे दुबई में जाके कारोबार करते हैं जी, बांग्लादेश में जाके इंडस्ट्री लगा लें, पाकिस्तान में काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। उसकी वजह की क्या है कि उसकी वजह के हमारे हुक्मरान नालायक है, नाहल है, करप्ट है, वो निचोड़ रहे हैं आवाम को भी और यहाँ के इन्वेस्टर को भी। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची की तो सूरत हाल बाबी, यहाँ मैं परसों मौसमिया से नीपा तक 1.5 घंटे में पहुँचा हूँ और हाई कोर्ट में मेरा केस लगा था और उसमें भी मैं एब्सेंट हो गया हूँ, वो वहाँ पे पहुँच नहीं सका। ये हालत है इसको, या चाहे शारा फैसल ले लें, चाहे मेन यूनिवर्सिटी रोड, कराची शहर का एक मेन यूनिवर्सिटी रोड है, अच्छा खासा रोड था, पीपल पार्टी ने बनाया था, बहुत अच्छा काम किया था, मगर भाई उस अच्छे काम को बुरा कर दिया, नजर लगी उस रोड को। ठीक है सर, क्या कहेंगे? ज़ाहिर अब सारी सूरत हाल सबके सामने नज़र आ रही है। एक जानिब सैलाबी सूरत हाल को अगर देखें, ये एक सिलसिला है और कुछ हफ्तों तक अगर ये सिलसिला रहता है उसके बाद एक खुल के एक तस्वीर सामने आएगी कि आया इस पे किस तरीके से काम किया जाएगा। सर पॉलिसीज़ का फुकदान है, अब भी हमें क्या पॉलिसी मेकर्स की ज़रूरत है? पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने एक इंटरव्यू में ये फरमाया था कि यूनिवर्सिटी रोड पे जो काम हो रहा है उस पे आप बेशक पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को लान तान कीजिए, लेकिन दरअसल ये फेडरल गवर्नमेंट से जो स्टॉपेज ऑफ फंड्स है उसकी वजह से डिले है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ये आप इसकी ऑथेंटिसिटी
राणा साहब और आप खुद वेरीफाई कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, सर तकलीफ में तो वाम है ना। मैं सर अपना सवाल का जवाब मुकम्मल कर लूँ। अब आपने मास माइग्रेशन की बात की, तो दुनिया में हर चीज़ के दो परसेप्शंस होते हैं। ठीक, देखिए, हाफ एम्प्टी या हाफ फुल, ये आपका अपना परसेप्शन है। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि पिछले 3 से 5 सालों में तकरीबन 3 मिलियन लोग माइग्रेट कर गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। लेकिन अब परसेप्शन की बात है, हमारे ही मुल्क में कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। जो लोग बाहर गए हैं वो नेचुरली उनकी जो आमदन होगी उसका सम पोर्शन इज गोइंग टू कम बैक टू पाकिस्तान और हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। सर ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि अब कोई भी अपना मुल्क ना छोड़ के जाना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा टैलेंट क्या है? नहीं, देखिए, मैं इस चीज की वजाहत मैं कर दूं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि देखिए, मैं एक आम शहरी की हैसियत से आपको जवाब दूंगा। भाई, दुनिया में हर आदमी, ये बेसिक ह्यूमन साइकी है, ग्रीनर पास्चर्स तलाश करता है, ठीक है ना। आप एक नौजवान को अच्छे में अच्छी तनख्वाह 2 लाख रुपए देते हैं, वो यूएसए यूरोप चला जाता है, उसको 4,000 या 5,000 डॉलर मिलता है, तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या इंडिया के लोग नहीं जाते? क्या चाइना से लोग, आप मुझे बताइए, चाइना में क्या टेक्नोलॉजी? सर लास्ट कमेंट, क्योंकि मैं चाहूंगा कि वक्त बहुत ही मुख्तसर है। सर आपका भी लास्ट कमेंट चाहूंगा। डॉक्टर नसीम गनी सैयद साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, आप बात तो पॉपुलेशन की हो रही है। जहाँ जहाँ पे सरप्लस पॉपुलेशन होगी वो माइग्रेट करेगी। क्या करेगा वो? एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका सरप्लस पॉपुलेशन शहरों पे आता है, शहरों पे प्रेशर बढ़ता है। और जब शहरों पे भी जो सरप्लस पॉपुलेशन जो होती है और जो टैलेंटेड लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग कहीं और जाते हैं, और ये कहते हैं ब्रेन ड्रेन एंड ब्रांड ड्रेन। ये जो लेबर जा रही है वो ब्रांड ड्रेन भी है और ब्रेन ड्रेन जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमान गिरामी का। हमारे साथ राना मोहम्मद आजम साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आप आए। डॉक्टर नसीम गनी सैयद साहब, अब्दुल सलाम दादाबाई साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।